हेलो गाइज, आप सभी को साई श्रद्धा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग आज डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस का 21 क्वेश्चन से 30 तक। आप लोग पहले इसको देखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक देख लीजिए। साई श्रद्धा यूट्यूब चैनल को जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में स्ट्रक्चरल एनालिसिस का प्लेलिस्ट होगा। वहाँ से पहले 2 पार्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, पहले उसको देख लीजिए क्योंकि वो इनिशियल फाउंडेशन कंसेप्ट उधर है। उसको देखने के बाद यहाँ पर आइए क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उसका क्या क्या कंसेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग जो लोग परिवार में नए आए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबके पास एक बेल आइकन उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जितना वाला भी गुप्ता न गुप्ता बुक का हर टॉपिक का जो भी क्वेश्चन डिस्कशन होगा आप लोग को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बिना टाइम गवाए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इधर आपका, इधर देखिए क्या पूछा गया है 21 क्वेश्चन। Castigliane's first theorem is applicable. Castigliane's first theorem is applicable only when the principle of superposition is valid. ये ऑप्शन सी होगा क्योंकि Castigliane's first theorem follows the principle of superposition. अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है ना, कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर में सपोज इधर से एक फोर्स एक्ट कर रहा है F1, सपोज F1, इधर से एक फोर्स एक्ट कर रहा है सपोज ये F2, इधर से एक फोर्स एक्ट कर रहा है सपोज ये F3। ठीक है, तो इसका जो समेशन ऑफ फोर्स है F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा। ठीक है ना, इस बॉडी के ऊपर, और इसका जो टोटल फोर्स है सपोज ये एट ए टाइम एक्ट कर रहा है, कोई भी एक फोर्स F है, तो ये जो फोर्स एक ही जगह में वो एक्ट करेगा और इक्वल टू ऑल द लोड एक्टेड ऑन द बॉडी। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक है, तो कास्टिग्लियंस फर्स्ट थ्योरम क्या है कि एप्लीकेबल ओनली व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सेम पूछा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल व्हेन। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पूछा गया, मैं आपको अभी बताया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, कि स्टेट्स दैट द इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ लोड्स ऑन ए बॉडी, कोई भी एक बॉडी में इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ लोड्स मींस कितना भी लोड हो सकता है। ठीक है, कितना भी लोड हो सकता है, इज सेम होगा, इज सेम एज द सम ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉज्ड बाय द ईच लोड एक्टिंग सेपरेटली। मतलब मैंने जो अभी पहला क्वेश्चन में क्या बताया था कि सपोज इसका सेपरेटली जितना भी लोड ऐड कर रहा है, इसका सेपरेटली जितना भी लोड ऐड कर रहा है, इसना सेपरेटली जितना भी लोड ऐड कर रहा है, वो तीनों का समेशन इक्वल टू क्या होगा कि ऑल लोड्स एट ए टाइमली सेट ऑफ ऑल लोड्स एक्टेड ऑन द बॉडी सेम रहेगा। ठीक है ना, मैंने सपोज यहाँ पे आपका पहला स्लाइड में आपको बताया था ना, इधर देखिए मैंने क्या बताया कि F1 एक लोड है, F2 एक लोड है, F3 एक लोड है, ये इंडिविजुअली ऐड कर रहे। ठीक है ना, ये इंडिविजुअली को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, और इसको डायरेक्ट F1 F2 F3 एट ए टाइम एक लोड ऐड करेगा, वो दोनों का लोड का ये सेम रहेगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो वही बोलता है कि कोई भी एक बॉडी में आप इंडिविजुअली ईच लोड ऐड करें, उसका समेशन इक्वल टू क्या होगा ना, सेट ऑफ लोड्स, माने सेट ऑफ लोड क्या है F1 प्लस F2 प्लस F3, सेट ऑफ लोड्स बॉडी में जो ऐड कर रहा है उसका लोड सेम रहेगा। ठीक है ना, तो आपका इधर आंसर ऑप्शन 2 का क्या हो जाएगा आपका, कि आपका हाँ प्रिंसिपल सुपरपोजिशन मैंने बता दिया। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कब एप्लीकेबल होगा ना, जब मटेरियल यूज्ड इन द स्ट्रक्चर मस्ट बी लिनियरली इलास्टिक व्हिच ओबेज द हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ ओबे करेगा, तो मतलब क्या है ना, आपका जो लिनियरली इलास्टिक होगा, जो भी मटेरियल यूज होगा स्ट्रक्चर में वो लिनियरली इलास्टिक होगा, तो ये हुक्स लॉ ओबे करेगा। ठीक है ना, ये हुक्स लॉ ओबे करना चाहिए। और क्या है ना, इफ द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेन इन ए मटेरियल इज लीनियर होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि डिफ्लेक्शंस आर लीनियर फंक्शन अप्लाइड फोर्सेस, हाँ ये हो सकता है। मटेरियल ओबेज द हुक्स लॉ, हाँ जैसे कि सुनिए यहाँ पे सपोज आपका ऑप्शन सी देखिए, द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेज विल बी अफेक्टेड बाय स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। सपोज यहाँ पे आपका
ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी हो, बोथ ए एंड बी ऑप्शन रहेगा तो ये दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। और ये नहीं रहेगा तो आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल आंसर, मोस्ट प्रोबेबल आंसर। यहाँ पे दोनों हो सकता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन आर लीनियर फंक्शन, अब अप्लाइड फोर्सेज ये भी हो सकता है, क्योंकि आपका डिफ्लेक्शन हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, सारा लिनियरली जो उसका रिलेशनशिप है वो लिनियरली होगा, ठीक है ना। और वो मैटेरियल ऑब्जेक्ट हुक्स लॉ मींस क्या है ना, ये जो मैटेरियल यूज होगा वो भी लिनियर है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट 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 करेक्ट ये हो जाएगा, और ये नहीं देगा तो फिर ऑप्शन ए हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ होगा तो आपका आंसर बोथ हो जाएगा, ठीक है ना। बट आपका ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली ऑप्शन बी ही लगाइए, ठीक है। मैंने इसलिए बी इधर ही भी लिखा हूं, ओके। नेक्स्ट, इन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट एनी जॉइंट इज ऑलवेज वन। ये कंसेप्ट है, इसको आप याद रखिए कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में द सम ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स डीएफ जो है, ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट ए जॉइंट, एक ही जॉइंट में उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में, द कैरी ओवर फैक्टर इन ए प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज फिक्स्ड, ठीक है। एक प्रिज्मेटिक मेंबर है, एक प्रिज्मेटिक मेंबर है, ठीक है, जिसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई कांस्टेंट है, ठीक है। इसका फार ई सपोज नियर एंड हो गया, ये नियर एंड हो गया, ये वाला फार एंड हो जाएगा, ठीक है। फार एंड में फिक्स्ड दिया, मतलब ये वाला फिक्स्ड भी है, ठीक है। तो कैरी ओवर मूवमेंट क्या है, यहाँ पे जितना भी मूवमेंट होगा, यहाँ पे जितना भी मूवमेंट होगा, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में क्या होगा कि इसका आधा हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या है ना, कैरी ओवर फैक्टर जब फिक्स्ड होगा तो इसका 1/2 पोर्शन मतलब आधा हो जाएगा, आपका 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है कि एक प्रिज्मेटिक बीम है जिसका ई आई कंस्टेंट होगा, ई आई क्या है ना, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। ई आई का जो प्रोडक्ट है वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है प्रिज्मेटिक ये बी में, और यहाँ पे नियर एंड में आपका एम मूवमेंट अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे फार एंड में क्या मूवमेंट डेवलपमेंट, इसका आधा, इसका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इधर मैंने देखिए लिख दिया होंगे, कैरी ओवर फैक्टर क्या है, इट इज ए मूवमेंट डेवलप्ड एट द फार एंड, मैंने यहाँ पे दिखाया कि फार एंड में ही मूवमेंट डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ड्यू टू द यूनिट रोटेशन एट द नियर एंड। यहाँ पे नियर एंड में सपोज यूनिट रोटेशन हो रहा है, 1 मूवमेंट रोटेशन हो रहा है, उसके वजह से क्या होगा ना, जो भी होगा इसका साइन ऑफ अप्लाइड एंड डेवलप्ड मूवमेंट आर सेम। मतलब ये क्या है ना, ये आपका अप्लाइड मूवमेंट है, ये आपका अप्लाइड मूवमेंट है, ये आपका क्या है ना, डेवलप्ड मूवमेंट है, डेवलप्ड मूवमेंट है, डेवलप्ड मूवमेंट है, ठीक है ना। दोनों का साइन सेम रहेगा, ये अप्लाइड मूवमेंट है, दोनों का साइन तो सेम है ना, ये ऐसे क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी सेम क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, लेकिन इसका आधा हो जाएगा जब फार एंड आपका फिक्स्ड रहेगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। और एक क्या है ना, आपका फार एंड हिंज्ड रहेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, फार एंड फिक्स्ड होगा तो आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। इसका क्या है, जो कैरी ओवर फैक्टर सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे ना, डेवलप्ड मूवमेंट एट फार एंड विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड मूवमेंट एट द नियर एंड, ओके गाइज। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पूछा गया है, द कैरी ओवर फैक्टर इन ए प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज हिंज्ड। वहां पे क्या था, यहाँ पे देखिए कि ये का प्रिज्मेटिक बीम है, इसका ई आई कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या ना, ये नियर एंड है, नियर एंड है, यहाँ पे फार एंड हिंज्ड रहेगा, हिंज क्या है ना, ऐसे हिंज सपोर्ट ये है जिसका कि 2 तरीके का आपका रिएक्शन ऐड करेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं मूवमेंट अप्लाई कर रहा हूँ, एम अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मूवमेंट डेवलप्ड होगा, यहाँ पे जो डेवलप्ड मूवमेंट होगा वो क्या होगा ना, आपका 0 होगा, ये कंसेप्ट है, ठीक है। आपका आंसर ए हो जाएगा, इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखिए, द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम, प्रिज्मेटिक बीम दिया है एक प्रिज्मेटिक बीम है, ये नियर एंड है, ठीक है, थ्रू ए यूनिट एंगल विथ ट्रांसलेशन हो, द फार एंड इज बीइंग सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड मतलब क्या है, आपका हिंज सपोर्ट है। सिंपली सपोर्टेड क्या है, आपका कि सिंपली सपोर्टेड बीम यही तो है,
ये क्या है, आपका हिंज सपोर्ट है, ठीक है ना, मतलब हिंज सपोर्ट के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपका जो हिंज सपोर्ट के लिए आपका जो ये है, आपका क्या है ना, मूवमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड प्रिज्मेटिक बीम थ्रू यूनिट एंगल विथ ट्रांसलेशन, द फार एंड इज बीइंग सिंपली सपोर्टेड। यहाँ पे देखिए हमारा इसको क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। स्टिफनेस क्या है, द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड एट ए जॉइंट, कोई भी एक जॉइंट में हम लोग मूवमेंट अप्लाई करेंगे सो एज टू प्रोड्यूस द यूनिट रोटेशन, ठीक है ना। तो इसका जो स्टिफनेस ऑफ द मेंबर व्हेन फर्दर एंड इज फिक्स्ड, फार एंड फिक्स्ड होगा तो उसका क्या होगा ना 4EI/L होगा। ये EI क्या है ना, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी तो है, ठीक है। और स्टिफनेस ऑफ ए मेंबर व्हेन फर्दर एंड इज हिंज्ड होगा तो ये 3I/L हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए कि द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम, तो यहाँ पे कितना मूवमेंट चाहिए पूछ रहा है कि नियर एंड में कितना मूवमेंट आपको जरूरत है टू रोटेट यूनिट एंगल विथ ट्रांसलेशन। इसका वैल्यू कितना होगा जब फार एंड सिंपली सपोर्टेड हिंज होगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ना 3EI/L है, ठीक है। आपका देखिए इधर व्हेन फार एंड इज हिंज दिया 3I/L हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द 27, the movement required to rotate the near end of a prismatic beam through a unit angle without translation, the far end being fixed is given by, यहाँ पे क्या देगा कि फार एंड फिक्स्ड है, मतलब क्या हो जाएगा 4EI/L, क्योंकि कोई भी एक प्रिज्मेटिक बीम है जिसका आपका फार एंड भी फिक्स्ड है, क्योंकि ये तो फार एंड है ना, ये फार एंड है, ये आपका नियर एंड है, ये आपका नियर एंड है, और ये का प्रिज्मेटिक बीम है जिसका EI आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है। यहाँ पे कितना मूवमेंट डेवलपमेंट होगा ना, यहाँ पे आपका 4EI/L डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ड्यू टू द प्रिज्मेटिक बीम थ्रू ए यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन। यहाँ पे हम लोग देखे है ना कि जो स्टिफनेस है अपना मेंबर है फर्दर एंड फिक्स्ड होता है 4EI/L डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके गाइज, 28 क्वेश्चन देखिए, इफ M is the external movement which rotates at the near end of a prismatic beam without translation, the far end is being fixed, फार एंड बीइंग फिक्स्ड, अभी तो मैंने इसी का कॉन्सेप्ट बता रहा था कि एक प्रिज्मेटिक बीम है, ये आपका नियर एंड है, नियर एंड में आपका एम इज द एक्सटर्नल मूवमेंट एक्ट कर रहा है, एम एक्ट कर, सपोज मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्ट कर रहा है नियर एंड में। यहाँ पे लिखा गया है एम इज द एक्सटर्नल मूवमेंट व्हिच रोटेट्स द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक विदाउट ट्रांसलेशन, ठीक है। द फार एंड इज बीइंग फिक्स्ड, मतलब ये तो फार एंड है ना हमारा, ये फार एंड है, ये फिक्स्ड है ये, ठीक है। देन द मूवमेंट इंड्यूस्ड एट द फार एंड, यहाँ पे मूवमेंट कितना होगा मैंने बताया था आपको, जहाँ पे नियर एंड में अप्लाइड मूवमेंट, ये अप्लाइड मूवमेंट है, यहाँ पे डेवलप्ड कितना होगा, जो कैरी ओवर मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट कितना आ जाएगा, उसका आधा आ जाएगा m/2, और डायरेक्शन सेम रहेगा m/2 इन सेम डायरेक्शन आ जाए m, पहले तो बताया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। इधर देखिए मैंने ड्रॉ किया, ये नियर एंड है, ये फार एंड है, ये प्रिज्मेटिक बीम है, इसका EI वैल्यू फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, यहाँ पे n/2 डेवलप्ड होगा इन सेम डायरेक्शन, जहाँ पे हिंज रहेगा तो जीरो मूवमेंट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एम अप्लाइड होगा नियर एंड है। सो ये ऑलरेडी इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर सारा 10 क्वेश्चन जो है इसके ऊपर पूरा बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, फिर पूछा गया कि द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल, हुक्स लॉ फॉलो करेगा तो एप्लीकेबल होगा। द प्रिंसिपल नॉट एप्लीकेबल मतलब क्या, द मटेरियल डज नॉट ऑफ हुक्स लॉ, हाँ ये तो करेक्ट है, ठीक है ना। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, आपका मटेरियल ओबे नहीं कर रहा है तो वो भी सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करेगा, वो तो सही है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, इसका तो बात ही नहीं हुआ है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है ना, इसका तो नहीं होगा ये। द स्ट्रक्चर इज बीइंग एनालाइज्ड फॉर द इफेक्ट फॉर सपोर्ट सेटलमेंट, ना इसका भी कोई भी चीज इसका रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट i ड्यू टू यूनिट फोर्सेस एट कोऑर्डिनेट j इज डेल ij, मतलब क्या है, सपोज ये एक मेंबर है, बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है।
यहाँ पे एक पॉइंट आई है, यहाँ पे एक पॉइंट जे है, ठीक है। ये क्या दिया था, इफ द डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट आई ड्यू टू द यूनिट फोर्स एट जे, ये जो जे है, सपोज ये जे लिख देता, यहाँ पे कि यूनिट फोर्स एक्ट करे, सपोज यूनिट 1 लोड ले लिया मैंने, यहाँ पे इसके वजह से जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे जो आई में होगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या होगा ना, कोऑर्डिनेट, हाँ, द डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट आई कितना होगा ना, डेल आई जे हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है, तो एंड द डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट जे कितना होगा, ये देखिए सेम फिगर है, सेम फिगर है, और ये भी आई है और ये भी सेम जे है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जब लोड पड़ेगा ड्यू टू द यूनिट फोर्स एट कोऑर्डिनेट आई, पहले जे में था, यहाँ पे कितना आई में है, यूनिट लोड 1 है। यहाँ पे जे में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जे में जो डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो जाएगा, डेल जे आई हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरम, ये क्या है आपको याद रखना, डेल आई जे इक्वल टू डेल जे आई। सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट एट आई इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एट जे, व्हेन एट द फर्स्ट केस 1 में, आपका केस 1 है, ये केस 2 है आपका, ठीक है। केस 1 में क्या है ना, जे में यूनिट फोर्स एक्ट कर रहा है, यूनिट लोड यूनिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट आई में हो रहा है। यहाँ पे केस 2 में आई में यूनिट लोड आ रहा है, जे में डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, वही कंसेप्ट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं वही बस मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम यहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है, सी में यूनिट लोड ऐड कर रहा है, डी में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है डेल डी सी आ रहा है। सपोज डी में लोड ऐड कर रहा है, सी में जो डिस्प्लेसमेंट डेल सी डी आ रहा है, तो ये दोनों सेम होगा, क्योंकि ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द यूनिट लोड आर सेम, ठीक है गाइज। आप लोग, आई होप आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स से जाइए, उसी को कमेंट लिख दीजिए, ताकि उसको बेस्ट वे में फिर आपको मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है गाइज। आप लोग को परिवार में नहीं आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब पास जो बेल है उसको क्लिक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जितना भी आप लोग का स्टूडेंट है वो समझ कर पहुंच जाए।